एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी जिन्होंने हमेशा से अपने लेक्चर का हक अदा किया और यकीनन बहुत मेहनत और मोहब्बत और बड़े खूबसूरत अंदाज से अपनी मेडिसिन को अपने लेक्चर को डिलीवर करते हैं। मैं दावा देता हूँ जनाब डॉक्टर अली शहबाज साहब सरा पाएं और सोराइसिस के हवाले से हमारे इल्म में इजाफा फरमाएं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं अपने तमाम होम्योपैथिक डॉक्टर्स को जो आज फर्स्ट टाइम यहाँ पर तशरीफ लाए हैं दिल की अथाह गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। और माशाअल्लाह डॉक्टर साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर दिया है। और आज का हमारा टॉपिक सोराइसिस। इससे पहले डॉक्टर साहब ने मुझे हेडेक दिया, टूथेक दिया, लेकिन वो दो लेक्चर ना हो सके तो मैं सोचने लगा कि यार डॉक्टर साहब ने हमें किस तरफ लगा दिया है। हम तो डिजीज की बात ही नहीं करते हैं। डिजीज की बात करना होम्योपैथी में ममनू समझा जाता है। वायरस की बात करना, बैक्टीरिया की बात करना ये ममनू समझा जाता है। लेकिन जब किसी भी डिजीज को आप स्टडी करेंगे तो फिर आपकी राय बदल जाएगी। डॉक्टर हानिमन ने स्टार्ट में जो आपको बेसिक लॉस जो प्रिंसिपल्स दिए हैं प्रैक्टिस करने के ऑर्गेनिक के अंदर, अगर आप उसको स्टडी करें तो उसका थर्ड एंड फोर्थ एफरोजम जो है उसमें लिखा गया है कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर को बीमारियों का इल्म होना चाहिए, उनकी काज का इल्म होना चाहिए, उनके रूट्स का इल्म होना चाहिए, उनकी स्टेजेस का इल्म होना चाहिए, उनकी कॉम्प्लिकेशंस का इल्म होना चाहिए। जब आपको इल्म होगा, अगली बात जो उन्होंने की है कि फिर आपको अद्वियात के शफा बख्श असरात का इल्म होना चाहिए। जब आपको अद्वियात के शफा बख्श असरात का इल्म होगा, आपको बीमारी का पता होगा, उसकी स्टेजेस का पता होगा, तो फिर सिमिलिमम आएगा। उससे पहले सिमिलिमम नहीं आएगा। जो उससे पहले उन्होंने फर्स्ट और सेकंड एफरोजम में बात की है तो फिर जाके जेंटल क्योर मिलती है, अदरवाइज जेंटल क्योर नहीं मिलती। अगर एक डॉक्टर को बीमारी के मोड ऑफ एक्शन का ही नहीं इल्म होगा कि वो उसकी फिलॉसफी का इल्म नहीं होगा, जिस तरीके से आप होम्योपैथी की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करते हैं उसको समझना जरूरी है, इसी तरीके से बीमारी की फिलॉसफी को भी समझना जरूरी है। उसके बगैर हम कामयाब हो ही नहीं सकते हैं। ना तो ये एलोपैथिक सिस्टम की बात है, ना ये होम्योपैथिक सिस्टम की बात है, ये बेसिक लॉज की बात है कि जब आप एक नमाजी का जब क्राइटेरिया आता है तो कैसे हो सकता है कि वो जो पहले रुकन है वो छोड़ दे। अगर फर्क है तो हमारा इनफरादियत का फर्क है। हम इनफरादियत को फॉलो करते हैं, हम डायनामिक पोटेंसी को, पोटेंटाइजेशन के अमल को फॉलो करते हैं। नॉलेज आपको होना चाहिए। और जैसा कि आज की बीमारी जो सोराइसिस है ये एक क्रॉनिक स्किन डिजीज है और सदियों से चली आ रही है। और दूसरा सिस्टम जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी मैनेजमेंट करता है। अब मैनेजमेंट करना और क्योर करना ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन आप क्योर करने का क्लेम करते हैं। दुनिया का जो बड़ा सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की बात करता है, लेकिन आप क्योर करने का दावा कर रहे हैं। अब ये आप क्लेम क्यों कर रहे हैं? जाहिर बात है कि अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों कर रहे हैं तो आपके पास इसका आंसर होना चाहिए। अगर इसका आंसर नहीं होगा तो जाहिर बात है कि फिर आप दूसरे सिस्टम वालों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए एजुकेशन का होना, अब आपको किसी ने पाबंदी नहीं लगाई है, ये आप पे अब डिपेंड करता है कि आप डॉक्टर हैं, आप ज्यादा से ज्यादा ये जो प्रोग्राम आप ही के लिए ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। और ये डॉक्टर साहब ने लैपटॉप लिया तो स्पेशली आपके लिए लिया, उन्हें शायद इसकी पहले जरूरत ही ना थी कि वो ज्यादा से ज्यादा बेहतर चीजों को कलेक्ट कर सकें और डिलीवर कर सकें।
अब सोराइसिस को समझना पड़ेगा अगर हम इसे ट्रीट करना चाहते हैं। ये एक क्रॉनिक डिजीज है और यकीन माने कि जिन जिन लोगों में है वो बेचारे जलीलो ख्वार हो रहे हैं, कभी एक डॉक्टर के पास कभी दूसरे डॉक्टर के पास। अगर आपको इसकी फिलॉसफी का इल्म नहीं होगा, अब ये इसका जो ट्रीटमेंट है ये तकरीबन 1 साल से 2 साल चलता है। आप 2 पुड़ियां देके कहें जी जा बच्चा इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी, तो कैसे होगी? 1 हफ्ते में हो जाएगी? नामुमकिन है। अब ये क्यों नामुमकिन है? इसलिए ये नामुमकिन है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज, आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए ऑटो इम्यून डिजीज। अब ये अकेली ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है, बल्कि जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज है, जैसे कि आपका आर्थराइटिस हो गया, रूमेटाइड हो गया, डायबिटीज हो गई, आपका कैंसर हो गया, आपका जहां पर ल्यूकोसाइट वाली कंडीशन आ जाती है, व्हाइट सेल बढ़ जाती है, आपकी ल्यूकेमिया वाली कंडीशन हो गई, आपका हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो गया, ये सारे के सारे ऑटो इम्यून डिजीज के साथ अलग रखते हैं। अब आपके लिए ये समझना है, जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आप इसको ट्रीट नहीं कर सकेंगे कि ऑटो इम्यून डिजीज है क्या। अब ऑटो इम्यून डिजीज जो होती है इसके अंदर जो सेल्स होते हैं, अब जो हमारा व्हाइट ब्लड सेल है ये कुव्वत मदाफत का काम करते हैं, ये आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा भी है और आपको जो बाहर से एक्सटर्नल किसी भी किस्म के जो वायरसेस या बैक्टीरिया आपके जिस्म पर या कोई और एलिमेंट जब अटैक करता है तो ये उसके साथ फाइट करते हैं। अब आपको इनका इल्म होना चाहिए ये कैसे काम करते हैं। अब ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होगा कि ये बजाय उनके कि ये जरासीम पर अटैक करें, ये अपने ही जो सेल्स होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं, ये उन पर अटैक कर देते हैं। यानी कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है वो अपने ही रूल्स के अपोजिट हो जाता है कि वो अपने ही जो स्किन के टिश्यूज हैं, जो उनके सेल्स हैं, वो उनको खत्म कर देता है। और जो एक सेल जिसने नॉर्मल जिंदगी गुजारनी होती है वो वक्त से पहले ही जो है वो खत्म हो जाता है। मैं आपको समझाने के लिए देखिए, जो हमारे जिस्म के अंदर व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, जो टी सेल्स होते हैं, जिस तरीके से अगर आपके यहाँ कोई झगड़ा हो जाए या कोई छोटा मोटा मामला हो जाए तो 1-2 पुलिस वाला चला जाता है। अगर शिद्दत इख्तियार कर जाए तो पूरा थाना भी जा सकता है, और अगर उससे भी मामला बढ़ जाए तो हो सकता है कि पूरे जिले की पुलिस को वहां पर जाना पड़े। इसी तरीके से हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ये फौरन अलर्ट हासिल करता है। अब अलर्ट हासिल कौन कर रहा है? अब जितने भी सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर, इनकी एक अपनी लाइफ होती है, यहाँ पर एक अपनी दुनिया आबाद होती है, ये खत्म भी होते हैं और नए पैदा भी होते हैं। अब हर सेल्स की एक दीवार होती है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, और डीएनए क्या है? ये आपका इंफॉर्मेशन सेंटर है, इसके अंदर सारी मालूमात होती है, और ये जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ सेल्स होते हैं और उनका जो फंक्शन होता है वो मुख्तलिफ होता है, और वहां पर जो बीमारियां होती हैं उनकी अलामात भी जो होती है वो मुख्तलिफ होती है। तो अब ये जो डीएनए होता है, ये इंफॉर्मेशन जो होता है ये रॉन्ग इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है, और इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और डीएनए कॉपी करता है। अब आरएनए क्या करता है कि जब ये गलत मालूमात देगा कि यानी कि हंगामी हालात हैं, तो जो सेल्स के अंदर, अब सेल्स 3 चीजों पर मुश्तमिल होता है, एक वाटर, दूसरा प्रोटीन और तीसरा मिनरल्स। अब ये जो टी सेल्स होते हैं ये हाइपर हो जाते हैं, और जो इसके अंदर प्रोटीन होती है उसको केराटिन कहते हैं। अब जब आप स्टडी करेंगे तो फिर आप हैरान हो जाएंगे कि यार ये जो केराटिन है ये तो सल्फर पर मुश्तमिल है, यानी कि आपके सेल्स के अंदर क्या चीज बढ़ गई है, वो प्रोटीन जो है वो सल्फर की सूरत में बढ़ गई है, आपका वाटर लेवल बढ़ गया है, आपके जो मिनरल्स लेवल है वो इंक्रीज हो गया, सेल डिवाइडेड होना शुरू हो गया, उनकी प्रोडक्शन ज्यादा होनी शुरू हो गई है।
तो इसीलिए जब आप रिपोर्ट करवाते हैं तो ऐसी बीमारियां वहां पर आपको व्हाइट ब्लड सेल इंक्रीज मिलती है। और जब ये इंक्रीज होंगे तो फिर क्या होता है यहाँ पर कि स्किन की जो लेयर होती है वो, अब देखिए कुदरत का ऐसा सिस्टम है कि ये जो लेयर होती है ये अपने टाइम पर, इसका अगर 1 मंथ टाइम है तो उसके बाद ये चेंज होती रहती है हमें बगैर महसूस कराए। तो ये जो लेयर होती है ये प्री मेच्योर बनना शुरू हो जाती है। उधर सेल्स जो है वो अपना टाइम पूरा नहीं कर रहे हैं, वो डेवलप हो रहे हैं, इधर लेयर्स डेवलप हो रही है, तो स्किन आपकी थिन होना शुरू हो जाती है, ऊपर वाली तय होती है वो वक्त से पहले डेड हो जाती है, छिलके आने शुरू हो जाते हैं। अब मजेदारी की बात ये है कि जब आपने इस चीज को समझा कि यार इसके जो अंदर है जो बेसिक चीज बढ़ रही है केराटिन प्रोटीन, वो है सल्फर। ये वो बात है कि जहां पर डॉक्टर हानीमन जो के पढ़े लिखे थे वो सारी ये पैथोलॉजी को जानते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि बीमारियों में जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं इनमें सबसे बड़ी दवा जो है इसको किंग रेमेडी सल्फर को करार दिया गया। अब अगर आप हमारे अपोजिट वाले सिस्टम के साथ अगर बात करें तो उसे कहें कि यार ये नेगेटिव थॉट है, सोरा जो है नेगेटिव थॉट है, तो वो उससे इस बात को डाइजेस्ट नहीं करेगा। करेगा डाइजेस्ट? नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उनकी लैंग्वेज के अंदर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वो समझ जाएगा कि बिल्कुल अब वहां पर जो सल्फर बढ़ रही है आप उसको पोटेंटाइजेशन वाली सल्फर दे रहे हैं, डायनामिक फॉर्म में दे रहे हैं, पोटेंसी में दे रहे हैं। इससे लिए स्किन प्रॉब्लम के अंदर जो सल्फर है ये सबसे बड़ी दवा इसलिए है। और दूसरा वाटर है, और आप जानते हैं कि वाटर रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती हैं, जितने भी वो फ्रूट्स, जितने भी उनके सोर्सेज हों, उनमें आर्सेनिक एल्बम टॉप की मेडिसिन होती है। ये स्टार्ट टू एंड, चाहे अक्यूट कंडीशन है चाहे क्रॉनिक कंडीशन है, ये आपके पास बहुत बड़ी मेडिसिन है। और तीसरी मिनरल्स, आपका मादनी आता है उस सेल के अंदर, जिनमें कल्केरिया कार्ब आपकी बहुत बड़ी मेडिसिन है। स्किन के हवाले से कल्केरिया कार्ब बहुत ही अहमियत की अमल है, बल्कि होम्योपैथी के हवाले से ये 3 पिलर है। 2 को बयान कर चुका हूं, एक लाइकोपोडियम है। और मिनरल्स के अंदर आपके बायोकेमिक में जैसे काली सल्फ हो गई, नेक्टर म्योर हो गई, और भी मेडिसिन है, उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आपको ये तो समझ आ गई कि ये सोराइसिस के अंदर या जितनी भी ऑटो इम्यून डिजीज रिलेटेड बीमारियां हैं ये जल्दी ठीक नहीं होती। दूसरे सिस्टम में तो उनकी मैनेजमेंट होती है कि एक डायबिटिक पेशेंट है वो मेडिसिन खाया जा रहा है, सोराइसिस का पेशेंट है मेडिसिन खाया जा रहा है, तो आप उसको क्योर करने का क्लेम करते हैं। वो इसीलिए क्लेम करते हैं कि आप जाके वहां पर आपकी मेडिसिन, जहां पर आपकी बॉडी नहीं पहुंच सकती, वहां पर रूह पहुंच सकती है। दिस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर। यहां पर आपके जीन्स डिस्टर्ब हो चुके हैं। अब जब तक आप ऐसी मेडिसिन अप्लाई नहीं करेंगे जो आपके डीएनए की इंफॉर्मेशन को करेक्ट कर सके, आप सोराइसिस को ठीक नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा हमें ऐसी मेडिसिन की जरूरत होती है। अब सोराइसिस के अंदर आप देखते हैं कि जो इसकी कॉमन सिम्टम्स होती हैं कि स्किन पर पैचेस बनते हैं, उनके ऊपर छिलके आते हैं, स्किन जो होती है ये रेडिश सुर्ख ब्राउन सुर्खी माइल कलर की होती है, ऊपर व्हाइट छिलके आते हैं, और ये पैचेस जो होते हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, इनमें बर्निंग होती है, इन्फ्लेमेशन होती है, रेडनेस होती है। अब सबसे अहम चीज एक होम्योपैथी के लिए, अब ये तो हमने समझ लिया कि ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये क्रॉनिक डिजीज है, ये साल से चलने वाली बीमारी है। अब चूंकि हम इसका ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो हमें इसकी एटियोलॉजी या इसकी कॉजेस का इल्म होना चाहिए कि ये कैसे हो रही है। विरासतन एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। अब जब आपने पेशेंट को ट्रीट करना है
तो हमें ऐसी, प्लीज अटेंशन, तो हमें ऐसी अद्वियात का ग्रुप चाहिए। ये जितनी मैंने कोशिश से, मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपके सामने ये जरूर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितनी मैंने ये तैयारी से ये आपके सामने रख रहा हूं, बहुत सारे आप लेक्चर या दूसरे सोराइसिस के मतलब आप सुनेंगे, आपको ये चीजें कम मिलेंगी, इसलिए आपकी अटेंशन रिक्वायर्ड है। तो जो इसकी काजेज है, तो पहली काजेज है कि ये विरासतन जो मुंतकिल हो रही है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो रही है। अब सबसे पहले जब आपने इलाज करना है तो आपको किस ग्रुप की अद्वियात की जरूरत है? ऐसी अद्वियात की जो जेनेटिक और जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक बीमारियां मुंतकिल होती हैं, उनके अंदर जीनियाती प्रॉब्लम हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। अब आपको उस ग्रुप की दवाई चाहिए। अब आप देखें कि अगर आप रेपर्टरी को ओपन करें ना, तो इसके रूब्रिक के अंदर मुख्तलिफ सिंथेसिस रेपर्टरी या कैंट रेपर्टरी या रॉबर्ट मर्फी की रेपर्टरी ले लें, बोरक रेपर्टरी ले लें, कंसाइन ले लें, कंप्लीट डायनामिक ले लें। इस रूब्रिक के अंदर आपको किसी में 115 मेडिसिन मिलेंगी, किसी में 110 मिलेंगी, किसी में 70 मेडिसिन मिलेंगी। 110 और 70 को याद कर सकते हैं? नहीं याद कर सकते। 110 को भी अप्लाई नहीं कर सकते। अब यहां पर होम्योपैथी का जो बेसिक लॉ है, जो बेसिक प्रिंसिपल है, इनफरादियत, आपने किसको फॉलो करना है? इनफरादियत को फॉलो करना है। अब हर जो मेडिसिन होती है उसकी एक अपनी हिस्ट्री होती है, एक अपने उसके दुख होते हैं, उसका एक अपना क्राइटेरिया होता है। नेट्रम्योर अपने हिसाब से बाहर नहीं निकल रही, उसकी एक अपनी कहानी है। अग्नेशिया बड़ी इमोशनल है, आइडियालिस्टिक है, ख्यालाती दुनिया है, इमेजिनरी है। जब वो चीजें उसे नहीं मिलती हैं तो उसे प्रॉब्लम दे, उसकी एक अपनी दुनिया है। सल्फर की एक अपनी दुनिया है, ट्यूबर की एक अपनी दुनिया है। तो लिहाजा हमें इस दुनिया में जाए बगैर हम किसी को क्योर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आप बड़ा आसान करते हैं हम कि हमारे पास सोराइसिस का पेशेंट आ गया, तो हमारा पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपके खानदान में किसी और शख्स को कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है, किसी को कोई टीबी की हिस्ट्री तो नहीं है, किसी को सांस का प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी को डायबिटीज तो नहीं है, किसी को कैंसर वगैरह की हिस्ट्री तो नहीं है, किसी को जोड़ों का प्रॉब्लम तो नहीं है। जब आप इस चीज को डील कर लेंगे, अगर वहां पर रिस्पांस मिलता है यस, तो इसका मतलब है कि जो सबसे पहली मेडिसिन आपने अप्लाई करनी है वो ऐसी मेडिसिन है जिसके अंदर बीमारी जो होती है ये ट्रांसमिटेड हो रही है। और ये चंद मेडिसिन है सिर्फ, जिनमें से टॉप की मेडिसिन कार्सिनोसिन है। और कार्सिनोसिन का क्या पेशेंट होता है? एक लंबे अरसे से अपनी तकलीफ के साथ वो लड़ रहा होता है, लॉन्ग हिस्ट्री होती है गम की, ग्रीफ की, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ग्रीफ, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फियर्स, प्रोलॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एंटीसिपेशन, डोमिनेशन, दूसरों के तसल्लुत के नीचे में रहने वाला, बहुत ज्यादा खौफ महसूस करने वाला। इन बेसिस पर आप कार्सिनोसिन अप्लाई कर सकते हैं। अब ये भी बड़ी मजाका की बात है कि आपने अगर कार्सिनोसिन एक दे दी है तो आंखें बंद करके बैठ जाएंगे कि अब इससे ये जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। अब आपने वो मेडिसिन दी है जो सीधी जाके उसके डीएनए को पर अफेक्ट कर रही है, उसके डीएनए पर जाके जो है, अब वहां से जो रिस्पांस है वो इतनी जल्दी नहीं आना, उसको टाइम लगना है। और सबसे पहली चीज आपने अपने पेशेंट को मोटिवेशन देनी है कि भाई ये जादू नहीं होना है, आपको टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद फिर कुछ सिम्प्टोमेटोलॉजिकल सिम्टम्स हमारे पास होती हैं। अब यहां पर आपने कार्सिनोसिन दी, दूसरी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन आपकी ट्यूबरक्लिन है। और ना ही मेरा कहने का ये मकसद है कि आपने कार्सिनोसिन दी और अगले दिन ट्यूबर देनी है, नहीं। अब अगर ट्यूबर का पेशेंट देखें कि डॉक्टर साहब ने इस पर लेक्चर दिया है, ट्यूबर के अंदर तीनों में आजम पाए जाते हैं, सोरा, सिफिलिस, साइकोसिस। डिस्ट्रक्शन भी है, साइकोटिक प्रोलिफरेशन भी है, चीजों का बढ़ाव भी है, उनके अंदर तबाही भी है। अब इसके पेशेंट में आप देखेंगे
कि अक्सर आप देखें कि जो टीबी के लोग शिकार होते हैं, जो जोड़ों के मरीज होते हैं, जो सांस के प्रॉब्लम वाले मरीज होते हैं, अक्सर वो ही उन्हीं के खानदान के लोग जो होते हैं इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, टेंडेंसी टू कोल्ड। लेकिन यही बात याद रखें कि सिर्फ एक अलामत को टेंडेंसी टू कोल्ड नहीं, ये जो अब इचिंग होती है ना, ये जो स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं, एरप्शंस होती हैं, इनकी एक अपनी बर्निंग होती है, इनकी एक अपनी गर्मी मरीज को महसूस होती है। तो मरीज हमेशा यही कहते हैं कि मैं जल रहा हूं। यही वजह छोटे बच्चे जो होते हैं ये बहुत ट्यूबर के वीक होते हैं, कमजोर होते हैं। उनकी वालदा को बहुत डर होता है कि यार ये बाहर गया तो इसको ठंड लग जाएगी, वो इसे रोकती है। लेकिन बच्चा क्या करता है, नहर पे नहाने नहीं जाना उसने जाना है, पानी में छलांग नहीं लगानी उसने लगानी है, यानी कि वो सारे पानी पड़ा उसने अपने ऊपर डेल लेना है। उसका रिजल्ट चाहे जो भी निकले, उसको बुल लाइक कहा गया है, यानी कि वो बैल की तरह जो होता है वो जिद्दी होता है। अब ये ट्यूबर का क्राइटेरिया है, इस पे आपने ट्यूबर को रिकमेंड करना है। उसके बाद हमारे पास देखें जो काज आ रही है कि अगर फर्ज करें कि किसी का ग्रीफ है, किसी की एंगर सप्रेस्ड हो चुका है, कोई इमोशनल ट्रैमा है। अब आपको पता है ये जो ग्रीफ होता है, जो इमोशनल ट्रैमा होता है, जो गम होते हैं, कहते हैं कि ये टीबी से भी बड़े होते हैं, क्योंकि ये टीबी से ज्यादा खतरनाक कैफियत आपके जिस्म के अंदर पैदा कर सकते हैं। तो अगर एक आदमी का गम उसे यहाँ पर ले जा चुका है तो आपको मियाज़मेटिक के बाद ऐसी दुआओं की जरूरत होती है। अब आप समझते हैं कि अगर एक नेट्रम्योर या गनेशिया का पेशेंट है तो उसकी इस मेंटल लेवल का जो ट्रैमा है उसको दूर किए बगैर आप पेशेंट को ठीक कर दें, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कि उसका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक है, कमजोर है। और जब आपने एक ऐसी मेडिसिन अप्लाई वहां पे करनी है तो जब उसका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होना है और उसकी जो मेंटल कंफ्यूजन है, जो डिप्रेशन है, वो भी खत्म होनी है। एक आदमी का कारोबार खत्म हो जाता है या उसकी दुकान को आग लग जाती है, वो वक्ती तौर पे बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, गम में मुब्तला हो जाता है। तो आप क्या करते हैं, जब दूसरे उसे समझाते हैं या वो दूसरों को देखता है तो वो कहता है यार शुक्र है जान तो बच गई, जान रहेगी तो बाकी मामला भी हो जाएंगे। तो ये जो मेडिसिन होती है ये खुद ब खुद पेशेंट के अंदर पॉजिटिवनेस को पैदा कर देती है, उसकी नेगेटिव थॉट को। जब नेगेटिव थॉट्स कम होती हैं तो पॉजिटिवनेस पेशेंट की बढ़ना शुरू हो जाती है। जब पॉजिटिवनेस बढ़ना शुरू हो जाती है तो पेशेंट जो होता है वो क्योर होना शुरू हो जाता है, वो ठीक होना शुरू हो जाता है। अगर किसी में एंगर है तो स्टेफिसेगेरिया अल्टरनेट कंडीशन हो रही है कि डॉक्टर साहब मेरी जो जब चंबल मेरी ठीक होती है तो मेरा गुस्सा बढ़ जाता है, और अगर गुस्सा कम हो जाए तो ये चंबल बाहर आ जाती है। कैसी बात? इस अलामत की दूसरे सिस्टम में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन आपके पास इसकी अहमियत है, ऑथेंटिक कॉज है। जब इस मेडिसिन को आप अप्लाई करेंगे तो पेशेंट में इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। उसके बाद इंजरीज है, चोट लग जाने के बाद, उसके बाद आप देखें कि मेडिकेशन है, वो बहुत सारे पेशेंट जो बहुत ज्यादा अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, स्टीरॉइड डेल्टा ग्रुप की डेल्टा स्टीरॉइड अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, कॉर्टिसोन ग्रुप की अद्वियात को इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा बीटा ब्लॉकर्स जो दिल के लिए और सांस की बीमारियों के लिए मेडिसिन होती हैं उनको बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं। तो ये जो चीजें होती हैं ये जाके आपके ऑटो इम्यून डिजीज पैदा करने का बायस बनती है। ये भी जाके आपके जीन्स के अंदर जाके डीएनए को डीरेगुलेट कर देती हैं कि वो जिसने दुरुस्त काम करना है वो गलत इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर देता है। और जैसा कि लिखे कि आप अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे, यकीन माने कभी आप सोच के देखिए, आप अंदाजा करें। एक शुएब अख्तर बॉलर है, वो 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जनाब वो बॉलिंग करवा रहे हैं और एक एंड से दूसरे एंड का 19 मीटर का फासला होता है, यानी कि जो बॉल उसने फेंकी है वो 4 सेकंड में उस एंड वाले खिलाड़ी तक, प्लेयर तक जाएगी, बैट्समैन तक। और जब उसकी पिच लगती है, पिच पे वो बॉल जो है वो अब जब वो बॉल ऐसे फेंकता है तो आपकी जो आईज होती है वो इसका इमेज बना के जो आपके दिमाग के अंदर जो सेल्स होते हैं उनको पहुंचाती है ये सारी मालूमात।
और जब ये आपके जो डीएनए इस मालूमात को तक पहुंचती है तो डीएनए फौरन आरएनए के जरिए आपके जो नर्वस सिस्टम है आपका, उस सिस्टम को ये बताता है कि ये बॉल यहाँ पे आके लगेगी और ये आपको डायरेक्ट जो है अगर याद करें तो ये आपके सर पर लग सकती है। ये फैसला जो है ये 1 मिनट के अंदर होता है, और सॉरी 1 सेकंड के अंदर होता है, ओनली 1 सेकंड। और 1 सेकंड के अंदर इंसान डिसीजन ले लेता है कि वो प्लेयर होकर नीचे बैठ जाता है। और ये अल्लाह ताला ने आपको इतनी पावर दी है। और इसी तरीके से आपने कंप्यूटर को इजाद किया है। कंप्यूटर के अंदर अगर आप कोई सर्च करते हैं, किसी चीज की मालूमात लेते हैं, तो कहते हैं कि उस 1 सेकंड का चौथा हिस्सा जो होता है उसके अंदर आपको मालूमात होती है। ये एनर्जी सोर्सेज है। और आज बात हो रही है एनर्जी सोर्सेज की, नेचुरल एनर्जी सोर्सेज की। जो कह रहे हैं ना कि होम्योपैथी वहीं खड़ी है, ये उनकी खाम ख्याली है, वो वहीं पर खड़े हैं, होम्योपैथी वहां पर नहीं खड़ी है। इसके अंदर बहुत ज्यादा जिद्दत आती जा रही है। आज आपने शिवाओं से मेडिसिन तैयार कर ली, और ये जो ग्रुप आपने तैयार किया है, जो आप शिवाओं के जरिए, जिनमें से आप शिवाओं के जरिए मेडिसिन को तैयार करते हैं, इसको मेरा ख्याल में इम्फेंडर या अबिलिया मेरा ख्याल इसको ग्रुप को कहते हैं। तो इस ग्रुप में आपकी जो सूरज की शिवाएं हैं उससे मेडिसिन तैयार होती हैं। रेडियम ब्रोमाइड आपकी मेडिसिन है, एक्सरे आपकी मेडिसिन है, सोल आपकी मेडिसिन है। ये वो मेडिसिन है जो आपकी इनफर्टिलिटी पे काम कर रही है। अब किसी के जो सीमन जो होते हैं उनकी रिपोर्ट जब बार बार वो ठीक नहीं हो रहे होते हैं तो कहते हैं कि आप एक्सरे दे दें, उसके बाद जनाब दूसरी मेडिसिन दें। अब देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको ऐसा सिस्टम दिया है कि आपने थूजा और मेडोलिनम की बात करी, ये साइकोटिक ग्रुप की मेडिसिन है। मेडोलिनम को आपने सुजाक के जहर से तैयार किया है। ये एक आपका नसोड है, लेकिन इस जैसी क्वालिटीज वाली अल्लाह ताला ने आपको थूजा प्लांट किंगडम की मेडिसिन दी है, जो आपके सुजाक ग्रुप की, साइकोटिक ग्रुप की टॉप की मेडिसिन है। मिनरल्स में आपको नेट्रम सल्फ दे दी है, तीनों क्वालिटीज रख रही हैं। तो लिहाजा आपने जब ये इस ग्रुप की आप मेडिसिन सिलेक्ट करते हैं तो ये जो है ये जीन्स तक रसाई करती है। तो यानी कि हमारे लिए अद्वियात के ग्रुप को जानना भी बड़ा जरूरी है कि हम किस ग्रुप। अच्छा जी, इजाजत दीजिए अभी तो चलो बहरहाल मेडिसिन। अब बात सिंपल सी लास्ट में मैं यही बात कहूंगा कि अगर आपके पास 60, 70, 80 या 100 मेडिसिन है तो हम उन्हें आंधा इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये मेडिसिन को उनकी इनफरादियत की बेस से, उनकी काज की बुनियाद पर हम मरीज को देंगे। और जब आप काज या इनफरादियत को मद्देनजर रखते हुए मेडिसिन देंगे और फिर आपने पेशेंट को लेके चलना है, और इसके बाद आपने रिलेशन ऑफ रेमेडीज उसको कभी नहीं भूलना। आप देखते हैं कि सल्फर के बाद सुराइनम बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, सुराइनम के बाद सल्फर बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, ट्यूबर के बाद सल्फर बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, पल्साडीला के बाद आपकी सलीका बड़ा अच्छा वर्क कर रही है, सलीका के बाद आपकी एसिडफ्लोर बड़ा अच्छा काम कर रही है। तो रिलेशन ऑफ रेमेडीज इसको भी आपको समझना पड़ेगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ, कोई कमी कताई रह गई हो तो माजरत ख्वाह, क्योंकि मैं कुछ चीज सामने रख के मेरी आदत है कि जो भी मैंने डिलीवर करना होता है ना तो वो मैं फिर माइंड में फीड कर लेता हूँ, तो उसके बाद जो है ना मैं तो थैंक यू। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली शहबाज साहब आपका। यकीनन जिस तरह से डॉक्टर अली शहबाज साहब ने आज किसी चीज को
जड़ से पकड़ा है, जड़ से, जो कहते हैं ना वो सही, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम किस बेस पे ये जो दावा कर रहे हैं किस बेस पे कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ यकीनन ये हम तब बात कर सकेंगे जब नॉलेज होगा। तो अभी यकीनन जिस तरह से डॉक्टर वली शहबाज साहब ने इस तरह का लेक्चर यहाँ पे दिया है, और मैं ये खुद समझ रहा हूँ कि मैंने आज तक ये बातें कहीं से नहीं पढ़ी और ना ही मुझे सुनने में सीखने में मिली हैं। और यकीनन हमारी ये कोशिश रही है कि हम इस प्लेटफॉर्म से वो चीजें आपको प्रोवाइड करें जो आपको कहीं से भी असर ना आए, जो आपको समझाने में आसानी हो, और जो आपके बुखार को बुलंद करें, और जो आपकी प्रैक्टिस को आसानी पैदा करें। तो हमारी इंशाल्लाह से हमारी यही कोशिश रही है। और मैं ये कहूँगा कि जिस तरह से डॉक्टर अली शहबाज साहब ने जिक्र किया कि जिस तरह की डिजीज है आपने उसी तरह से उन मेडिसिन को सिलेक्ट करना है। यकीनन जब एक कुछ एक्यूट पेशेंट आप देखते हैं और कुछ क्रॉनिक पेशेंट्स हैं और कुछ डिजीज इस तरह की हैं जो जेनेटिकली चल के आ रही हैं, तो वहां पे देखिए कि कैसे नोसोड की जरूरत पड़ती है या मियाज़मेटिक रेमेडीज की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपने ये नहीं सोच करना कि वहीं पे आके आप वो एक बहुत लोएस्ट पोटेंसी को आप लेके चलें, या इस तरह की मेडिसिन के जिनों का एक फॉर टाइम बीइंग एक उनका इफेक्ट है, बल्कि नहीं, वहां से आगे निकल के एक बड़ी डोजेज से अगर आपने किसी बड़े यकीनन जंग के लिए उतरना है तो वो यकीनन आपको उसी तरह के आपके पास भी जो है वो चाहिए, आपके पास हथियार चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल आप गलीले चलाएंगे तो यकीनन आपको गोलियों से मार दिया जाएगा। तो उसके लिए आपके पास भी उस तरह के मिसाइल होने चाहिए आगे से कि जब आप मिसाइल छोड़ें तो तबाही उस तरफ हो और इंशाल्लाह बीमारी हमारे जिस्म से निकल जाती है। अभी डॉक्टर साहब जैसे वो जिक्र कर रहे थे तो मेरे ज़हन में एक पेशेंट आ गया। मेरे पास एक दिन पेशेंट आया तो वो मुझे कहता है डॉक्टर साहब मुझे नींद की गोली चाहिए। और यार नींद की गोली तो हमारे पास नहीं है कोई भी, ना वो रखते हम। तो वो कहता है मैं यार करनी क्या है? वो कहता है डॉक्टर साहब बस वो मेरी मिसेज बहुत ज्यादा बीमार है तो मैं ये चाहता हूँ कि उसको नींद आ जाए। मगर यार क्या मसला हुआ है? उसने कहा डॉक्टर साहब क्या बताऊं। उसकी आंखों में आंसू आ गए यकीन करें ये बात करते हुए। वो कहता है मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया हूँ और आज मैं हमारे शहर के बड़े नामवर डॉक्टर हैं, एलोपैथी के MBBS डॉक्टर हैं, PhD की हुई है उन्होंने। तो वो कहते मैं आज उनसे लड़ के आया हूँ यार, 1 साल हो गया मुझे, मैं सारे डॉक्टर्स के पास जाता हूँ तो वो मुझे कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। तो मैं डॉक्टर साहब फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं यार जाऊँ कहाँ। तो फिलहाल आप